नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागूर्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर जहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो हमारे देश की उस संस्था का छायाचित्र है, उस महत्वपूर्ण संस्था का पिक है जिस संस्था के द्वारा देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है और इसी संसद से बनाए हुए कानूनों के द्वारा हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था बड़े बेहतरीन ढंग से संचालित हो रही है। चलिए, जब प्रेसिडेंट का टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग। अब 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से? पहला, विधायिका, लेजिस्लेचर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, विधायिका कह दीजिए, व्यवस्थापिका कह दीजिए। और चूंकि भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो संसद कह दीजिए। दूसरा, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, कार्यपालिका। और तीसरा है दोस्तों न्यायपालिका, ज्यूडिशरी। तो भारत सरकार के 3 महत्वपूर्ण, विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तीनों अंगों के दोस्तों अलग अलग काम। विधायिका या व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून निर्माण, देश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए जो कानूनों का निर्माण किया जाता है वो इसी संस्था के द्वारा किया जाता है दोस्तों। दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। कार्यपालिका के द्वारा जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं, उन कानूनों को लागू किया जाता है। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, कानून लागू करना, कानून लागू करना। तीसरा, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की जो सुरक्षा का दायित्व है, जो सुरक्षा की जाती है, वो दोस्तों की जाती है न्यायपालिका के द्वारा। तो कानूनों की सुरक्षा करना। क्लियर? अपन ने कार्यपालिका को लेकर डिटेल में चर्चा कर ली, जिसके अंतर्गत अपन ने राष्ट्रपति को लेकर बात की, उपराष्ट्रपति को लेकर बात की और देश के प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद को लेकर डिटेल में बात की। एक पॉइंट यहां पर रह रहा है आपका महान्यायवादी, जिसकी चर्चा आप आगे वाले क्लासेस में अपन करेंगे। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। कार्यपालिका का अध्ययन अपन कर चुके हैं। अब अध्ययन करेंगे दोस्तों अपन विधायिका या व्यवस्थापिका का, या यूं कह दीजिए संसद का। और संसद के बाद अपन डिस्कस करेंगे न्यायपालिका का, ज्यूडिशरी का। और इसी प्रकार से फिर अपन राज्य सरकार में भी तीनों महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा करेंगे। वहां पर व्यवस्थापिका के रूप में पढ़ेंगे अपन विधानसभा, विधान परिषद को लेकर। कार्यपालिका के रूप में पढ़ेंगे अपन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और वहां की मंत्री परिषद। और न्यायपालिका के रूप में पढ़ेंगे वहां पर हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय को लेकर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है संसद को लेकर, कहां कौन से भाग में उल्लेख किया गया है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पिक जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भारतीय संसद का है। ये भी महत्वपूर्ण चित्र भारतीय संसद का है दोस्तों। अब संवैधानिक स्थिति क्या है? संसद, जिसे संघीय विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 से लेकर 123, 79 to 123 और भाग वही भाग 5। भाग 5 अनुच्छेद 79 से 123, भाग 5 और अनुच्छेद 79 से 123।
123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो कई जगह आप लोगों को 79 से 122 भी लिखा हुआ मिल सकता है। चूंकि राष्ट्रपति संसद का भाग होते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है, तो इस वजह से अपन इस आर्टिकल 123 को भी इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे एक एक आर्टिकल को लेकर, एक एक अनुच्छेद को लेकर, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से ट्रेंड बदला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो उस दृष्टिकोण से दोस्तों लग रहा है कि अपने को एक एक आर्टिकल का भी पता होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि एक आर्टिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक तरफ 4 आर्टिकल दे देगा और उसके सामने दे देगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में कौन सी बात लिखी गई है, कौन सी बात कही गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको मैच कराने वाला कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको। तो जब तक आप लोगों को सारे आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक वो क्वेश्चन आपका सही नहीं होने वाला है। तो एक बार अपन ब्रीफली जान लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या बात कही गई है, और उसके बाद अपन एक एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। क्लियर? तो चलिए, जो पहला अनुच्छेद है 79, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संसद का गठन। आगे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं जिससे आप लोगों को प्रॉपर नजर आ सके। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? 80 कहता है राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी, मनोनीत कितने होंगे, निर्वाचित कितने होंगे, तमाम सारी बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 81 में पढ़ेंगे अपन लोकसभा की संरचना को लेकर, सदस्य संख्या, मनोनीत की, निर्वाचित की, सब सदस्य संख्या को लेकर चर्चा करेंगे आर्टिकल 81 में। अनुच्छेद 82 में चर्चा करेंगे अपन परिसीमन आयोग को लेकर कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाता है, और वो समायोजन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा, जनसंख्या के आधार पर। आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 कहता है दोनों सदनों का कार्यकाल, संसद के सदनों की अवधि, जिसमें अपन लोकसभा कार्यकाल को लेकर चर्चा करेंगे, राज्यसभा कार्यकाल को लेकर चर्चा करेंगे। राज्यसभा कार्यकाल होता है क्या? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, लोकसभा 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल नहीं होता, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जो प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। तमाम बातें डिटेल में चर्चा करेंगे अपन, एक बार ब्रीफली देख लीजिए आप लोग। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं, योग्यताएं। संसद के जो मेंबर्स होंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा के हो सकते हैं, राज्यसभा के हो सकते हैं, उन सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात कही गई है दोस्तों। क्या कहता है अनुच्छेद 85? उसके सेशंस को लेकर, कब कौन सा सेशन है, सत्रावसान को लेकर क्या प्रावधान है, और विघटन को लेकर क्या प्रावधान है कि देश का राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व भी लोकसभा भंग कर सकता है। तमाम सारी बातें डिटेल में चर्चा करते हैं अपन। चलिए अगला अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 86, आर्टिकल 86। 86 क्या कहता है दोस्तों? सदनों में अभिभाषण। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया दोस्तों, विशेष अभिभाषणों को लेकर के भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। और उनके संदेश भेजने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है, इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 86 में, आर्टिकल 86 में। अब आर्टिकल 87 क्या कहता है दोस्तों? 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और आर्टिकल 88 क्या कहता है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार क्या है, अटॉर्नी जनरल के राइट्स क्या है, उस बात को लेकर। 89 अनुच्छेद 89 क्या कहता है? 89 कहता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, जो राज्यसभा के पदाधिकारी हैं उनको लेकर डिटेल में चर्चा की गई है आर्टिकल 89 में। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने संबंधी जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 90 में किया गया है। अनुच्छेद 91 क्या कहता है? 91 कहता है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या है। इन सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 91 में, 91 में। चलिए अगले आर्टिकल्स क्या कहते हैं? 92 क्या कहता है? अनुच्छेद 92 क्या कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को
पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। क्या कह रहा है अनुच्छेद 92 कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने को लेकर कोई प्रावधान चल रहा, कोई प्रस्ताव अगर सदन में है, तो उस कंडीशन में वह उस सदन के पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। क्लियर। 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं, लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उनको लेकर जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 94 क्या कहता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाए जाने संबंधी जो प्रावधान है उस बात को उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 94 में, आर्टिकल 95 में। दोस्तों एक एक आर्टिकल को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक एक अनुच्छेद का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जो भी बातें अपन इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं वो बेहद डिटेल में है, और जब तक फैक्ट्स और कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर नहीं हो जाते, टिल दैट टाइम क्वेश्चन सही करने की स्थिति में नहीं हो दोस्तों आप लोग। चलिए आगे 95 क्या कहता है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या है? समझ पा रहे हैं आप लोग? अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति से संबंधित जो प्रावधान है उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है दोस्तों आर्टिकल 95 में, अनुच्छेद 95 में। अब 96 क्या कहता है? 96 क्या कहता है? 96 कहता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। वही बात जो राज्यसभा के संदर्भ में है, उसी से संबंधित अनुच्छेद है 96। इस बात में उल्लेख किया गया है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अगर पद से हटाने को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है सदन में, तो उस कंडीशन में वह उस सदन का पीठासीन नहीं होगा। क्लियर। पीठासीन से मतलब है उस सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा वो। 97 अनुच्छेद 97 कहता है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर इतना तेज क्यों बता रहे हैं आप, यहां पर ब्रीफली डिस्कशन कर रहे हैं केवल अपन। आप लोग साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि एक एक आर्टिकल का आप लोगों को पता रहे, एक एक आर्टिकल को लेकर आप लोगों को जानकारी रहे, उसके बाद एक एक अनुच्छेद को, एक एक आर्टिकल को अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। क्लियर। 97 सभापति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते हैं, सैलरी और जो अलाउंसेज हैं, इन बातों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 97 में, अनुच्छेद 97 में। 98 संसद का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें अपन लोकसभा महासचिव के बारे में चर्चा करेंगे, राज्यसभा महासचिव के बारे में बात करेंगे, कौन उनकी नियुक्ति करता है, कि उनका चुनाव होता है, कि उनका कार्यकाल कितना होता है, तमाम सारी बातों को लेकर दोस्तों चर्चा करेंगे अपन। आर्टिकल 99 अनुच्छेद 99 कहता है सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 99 में किया गया है कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा या फिर देश के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है उसके द्वारा नवनिर्वाचित जो सांसद है उनको शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, कोरम, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो कोरम से रिलेवेंट आर्टिकल कौन सा है? 100, अनुच्छेद नंबर 100। चलिए अगला अनुच्छेद 101, आर्टिकल 101 कहता है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 क्या कहता है? स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 कहता है सदस्यता के लिए निर्हरताएं, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और किसी वजह से उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित करना है तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 102 में किए गए हैं दोस्तों। 103 सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, इन बातों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 103 में किया गया। 104 क्या कहता है? अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहरित न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख अनुच्छेद 104 में किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 105 क्या कहता है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और जो विशेषाधिकार हैं, अपन ने चर्चा की थी पहले भी दोस्तों, जो संसद के सदस्य उनके विशेषाधिकारों को लेकर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विशेषाधिकारों को लेकर, तो जो सांसदों के विशेषाधिकार इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 105 में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन। अब 105 क्या कहता है दोस्तों, और सॉरी 106 क्या कहता है? सदस्यों के वेतन और भत्ते, जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके जो
वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, उससे संबंधित क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 107 में। 108 को अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट सिटिंग होती है, जब साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है, दूसरे सदन से पारित नहीं होता है और दोनों सदनों के बीच किसी प्रकार का गतिरोध होता है, दोनों सदन उस विधेयक को लेकर सहमत नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में देश के राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया क्या है, इस विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 109 में, आर्टिकल 109 में। अनुच्छेद 110 क्या कहता है, मनी बिल की डेफिनेशन, धन विधेयक की परिभाषा। अपन 3 प्रकार के विधेयकों की चर्चा करेंगे, साधारण विधेयक, धन या वित्त विधेयक और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे अपन अनुच्छेद 110 को लेकर। चलिए दोस्तों आगे 111 की बात अपन जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा अपन ने वहां पर कर चुके हैं। जब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की अपन ने बात की थी तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि देश के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। विधेयकों पर अनुमति से संबंधित जो प्रावधान है, 3 प्रकार के वीटो का जो प्रावधान है वो कहां किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 111 में किया गया है। अनुच्छेद 112 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, जिसे आप लोग जानते हैं बजट के नाम से। बजट शब्द का उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया और कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 113 क्या कहता है, आर्टिकल 113 संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया, संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया, इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 113 में। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त और जो अधिक अनुदान से संबंधित जो मामले उससे संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 115 में। चलिए आगे, अब अनुच्छेद 116 क्या कहता है, 116 कहता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान से संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो 116 में। अब आर्टिकल 117 क्या कहता है, अनुच्छेद 117 क्या कहता है, 117 कहता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। जब आपको धन या वित्त विधेयक के संदर्भ में बताया जाएगा तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो एक अनुच्छेद 110 में कही गई है, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल है, जो वित्त विधेयक है, उसका उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 117 में। क्लियर। 118 प्रक्रिया के नियम क्या है, उसमें अपन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता सामान्यतः है जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके द्वारा की जाती है, लेकिन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति है उसके द्वारा उससे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। इससे संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 118 में किया गया है। 119 क्या कहता है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, ये जो प्रावधान है दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 119 में। अब अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, लैंग्वेज को लेकर जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 120 में किए गए हैं दोस्तों। 121 संसद में चर्चा पर निबंधन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 121 में किया गया है। और अंतिम अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। संसद में कोई भी चर्चा, परिचर्चा, कोई बातचीत होती है तो सुप्रीम कोर्ट में उससे रेलेवेंट कोई कार्यवाही है वो नहीं की जा सकती। और अनुच्छेद 123 में पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ब्रीफली, शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों को भारतीय संसद से संबंधित जितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक, उनको ब्रीफली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब एक एक अनुच्छेद को अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं और आगे भी पॉसिबिलिटी रहने वाली है कि यहां से और बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चन बने। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन आर्टिकल 79 को लेकर। संसद, इंग्लिश में अपन कहते हैं पार्लियामेंट। कुछ लोगों को लगा होगा कि सर आज तो बिल्कुल ट्रेन चला दिया आपने। ब्रीफली डिस्कस किए हैं अपन आर्टिकल्स,
और अब डिटेल में बिल्कुल एक एक आर्टिकल को लेकर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत वाइड टॉपिक है ये, बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से अब तक एग्जाम्स में बने हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब 79 क्या कहता है? संसद के गठन की बात करता है और उसमें क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, संसद का गठन करते हैं। दोस्तों ऐसे दो प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। संसद का निर्माण होता है, हालांकि इस प्रकार क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना अब नहीं है। अब से 2 साल 5 साल पहले की जो छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे उन एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि संसद का निर्माण होता है तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि संसद के 2 सदन कौन से हैं, तो उस कंडीशन में आपका जवाब होगा राज्यसभा और लोकसभा। अब दोस्तों चूंकि हमारे यहां तो संसद कहा जाता है विधायिका को, व्यवस्थापिका को, लेकिन जरूरी तो नहीं कि अगर हमारे यहां पर संसद कहा जाता है तो विश्व के हर देश में उसे संसद ही कहा जाए। चूंकि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, लाइव क्लासेस में भी चर्चा कर चुके हैं अपन। तो अलग अलग देशों में इस विधायिका के अलग अलग नाम है दोस्तों। एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का यहां से हो सकता है। तो भारत में क्या कहा जाता है? अपन बात कर ही रहे हैं, संसद कहा जाता है। ब्रिटेन में चूंकि अंग्रेजी में हमारे यहां भी पार्लियामेंट कहते हैं तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों कहा जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है दोस्तों। और जापान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जापान में कहा जाता है डाइट। क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है जापान में। रूस ड्यूमा और चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो दोस्तों अलग अलग देशों की जो विधायिकाएं हैं उनके अलग अलग नाम हैं। वापस से देखिएगा एक बार, अनुच्छेद 79 में क्या लिखा गया है? संसद के बारे में बात की गई। संसद के बारे में क्या बात की गई है कि संसद का गठन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। उसके बाद अलग अलग देशों में विधायिका के, व्यवस्थापिका के, कानून बनाने वाली संस्था के अलग अलग नाम हैं। जैसे भारत में संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, रूस में ड्यूमा और फाइनली चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। वापस से वही बात आर्टिकल 79 में कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? संसद का निर्माण करते हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो संसद के 2 सदन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं संसद के 2 सदन? तो राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों। चलिए आगे चर्चा करते हैं अपन। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन राज्यसभा को लेकर, और राज्यसभा का उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में। अब फैक्ट किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं? अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था दोस्तों स्कूल लेक्चरर का, स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ, और स्कूल व्याख्याता का जो पेपर 1 है जीएस वाला, उस जीएस के पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया यहां से राज्यसभा से कि राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? और दोस्तों इस क्वेश्चन को लगभग 80% लोग गलत करके आए हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन बहुत सिमिलर थे। वो 2 ऑप्शन थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स और काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जिन्होंने स्टेट कर दिया उनका गलत हो गया, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिन्होंने कर दिया उनका सही हो गया दोस्तों। तो 3 फैक्ट है यहां पर, और तीनों फैक्ट क्या है? पहला है राज्यसभा का गठन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा गठित कब की गई? तो 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। उसके बाद दूसरा जो फैक्ट है दोस्तों वो है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? फर्स्ट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा वो हुई दोस्तों 13 मई 1952 को। अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए आप लोग, साथ में, ताकि नोट्स बनाते चले जाएं, आपको फायदा रहेगा इस चीज का। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई दोस्तों। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट,
हो सकता है इसको लेक्चरर के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा का पहले नाम क्या था, तो नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट नहीं करना दोस्तों, स्टेट नहीं करना, स्टेट्स, STATES, स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। कब किया गया? 23 अगस्त 1954 को। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का पूर्ववर्ती जो नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या फिर यू क्वेश्चन आ सकता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा कब किया गया। अरे अभी क्वेश्चन आया कि राज्यसभा का पहले नाम क्या था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा कब किया गया? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता तो आप लोगों का जवाब होगा दोस्तों 23 अगस्त 1954, 23 ऑफ अगस्त 1954। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये फैक्ट मेरे ख्याल से सब लोगों के क्लियर हो गए। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया 23 अगस्त 1954 को। अब यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी। 3 फैक्ट्स आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, ये चौथी बात भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, राज्यसभा को डिटेल में चर्चा करते हैं अपन। इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो इतने बेसिक क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फैक्ट भी दोस्तों अब जो आ रहे हैं वो बिल्कुल डेप्थ में आ रहे हैं। तो याद रखिएगा आप लोग इन सारे कंसेप्ट्स को। राज्यसभा को दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, स्टेबल हाउस, स्थायी सदन भी कहा जाता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, और बौद्धिक सदन भी कहा जा सकता है। दोस्तों इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो चर्चा करते हैं अपन कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। तो जो प्रक्रिया अपनाई गई है दोस्तों, वो प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय, खुला मतदान प्रणाली। आप में से बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि सर ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया काम में ली जाती है वही प्रक्रिया है। ये तो दोस्तों पूरी की पूरी प्रक्रिया वही है, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस है ये, आप लोगों को जब मैंने बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर, तो वहां बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, एकल हस्तांतरणीय, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों खुला मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। लेकिन साथ में ये 2003 से क्या मतलब है? 2003 से मतलब यह है कि जब 1952 से लेकर 2003 तक राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता था दोस्तों, वो होता था गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन जब बहुत सारे स्टेट्स में इस प्रकार की समस्याएं आने लगी कि लोग पैसे के लालच में आकर के पार्टी का उम्मीदवार कोई और होता था, किसी दूसरे सदस्य को वो लोग वोट देकर जिता देते थे, तो कहीं ना कहीं दल बदल की स्थिति उत्पन्न हुई दोस्तों। और उस दल बदल की स्थिति को रोकने के लिए राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो खुला मतदान प्रणाली के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया दोस्तों 2003 से। अब करते कौन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? अगर इस संदर्भ में अपन बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इसी वजह से तो पहला वर्ड आया है अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से करेगा कौन? राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, जिन सदस्यों को हमने विधानसभा के लिए चुना है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलएज हैं, राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है दोस्तों, पहली बात। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 4, शेड्यूल 4। हालांकि जब अपन ने शेड्यूल्स का जो टॉपिक लिया था, जब अनुसूचियों का जब टॉपिक लिया था, मैंने वहां भी बताया था, लेकिन ये फैक्ट दोस्तों रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग।
राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है दोस्तों। तो ये प्रमुख फैक्ट वापस से देखिए। राज्यसभा को किन किन महत्वपूर्ण नामों से जाना जाता है? उच्च सदन, स्थायी सदन, बौद्धिक सदन। अब राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की अगर अपन बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरण, खुला मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। 2003 से पहले गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती थी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, लेकिन 2003 के बाद दल बदल की समस्याओं से निजात पाने के लिए, दल बदल की जो प्रक्रियाएं थे उनको रोकथाम करने के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खुला मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाने लगा है दोस्तों। करता कौन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? तो राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं या राज्यसभा की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है दोस्तों। और राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो अनुसूची 4 में किया गया है, शेड्यूल 4 में किया गया है। ये कुछ बेसिक बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आर्टिकल 80 का जो सबक्लोज 1 है, अनुच्छेद 80 का जो सबक्लोज 1 है, उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है 12 सदस्यों का। निर्वाचन की बात तो अपन ने कर ली, आगे चर्चा करेंगे कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, सारी बातें करेंगे दोस्तों अपन। लेकिन यहां पर अभी केवल नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर बात कही गई है। तो अनुच्छेद 80 का जो सबक्लोज 1 है उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है। अब दोस्तों स्टूडेंट जहां पर अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो यही दोनों आर्टिकल्स हैं, 80 का सबक्लोज 1 और 80 का सबक्लोज 3, क्योंकि दोनों में लगभग एक बात कही गई है अगर सरफेसली अपन देखते हैं तो, लेकिन डेप्थ में जाकर, डिटेल में जाकर अगर अपन चर्चा करते हैं तो दोस्तों डिफरेंस है, फर्क है। अब वो फर्क क्या है? 80 के सबक्लोज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है, पहली बात। जबकि 80 का सबक्लोज 3 क्या कहता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब दोस्तों ये जो 4 क्षेत्र हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों में अगर कोई विशिष्ट कार्य करता है, कोई उल्लेखनीय कार्य करता है, तो इन महत्वपूर्ण 4 क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का नॉमिनेशन देश के राष्ट्रपति के द्वारा कहां किया जाता है? राज्यसभा में किया जाता है दोस्तों। ये जो सीक्वेंस है, एग्जामिनर जिस हिसाब से, जिस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का हो। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये क्रम पूछ लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कि पहले साहित्य शब्द है, उसके बाद विज्ञान, फिर कला और फिर समाज सेवा, ये 4। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के सदस्य बने, लेकिन खेल का तो यहां पर कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया। MC मैरीकॉम भी राज्यसभा की सदस्य बनी, वो भी खेल से हैं, बॉक्सर है, मुक्केबाज है, लेकिन इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। दोस्तों एक कला है अपने आप में, खेलना क्या है? खेलना अपने आप में एक कला है, और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं किया गया केवल इन्हीं क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों का या 12 जो सदस्य हैं उनका मनोनयन केवल इसी आधार पर किया जाएगा। इनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है, बस बात ये है। तो दोस्तों ये 2 आर्टिकल्स, इनका ध्यान रखिएगा आप लोग। 80 क्या कहता है कि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और 80 का सबक्लोज 3 क्या कहता है कि ये 4 क्षेत्र, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इनमें कार्य करने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन देश के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं राज्यसभा की सदस्य संख्या को लेकर। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, राज्यसभा की सदस्य संख्या, अगर कुल सदस्य संख्या की मैं बात करूं तो कुल सदस्य संख्या दोस्तों है अभी 245। वर्तमान में सदस्य संख्या है 245। अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, 250। वर्तमान में जो कुल सदस्य संख्या है वो है 245। इस 245 में से 233 जो सदस्य हैं वो हैं निर्वाचित, इलेक्टेड। अब निर्वाचित कहां से हैं?
ये निर्वाचित राज्यों की विधानसभाओं से भी हो सकते हैं। ये निर्वाचित 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी, उनकी विधानसभाओं से भी हो सकते हैं दोस्तों। तो निर्वाचित और दूसरा है मनोनीत। 233 निर्वाचित और 12 जो अभी अपन ने चर्चा की आर्टिकल 80 के सब क्लोज 1 और 80 के सब क्लोज 3 को लेकर। 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत, नॉमिनेटेड, मनोनीत। जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन देश के राष्ट्रपति के द्वारा कहां किया जाता है? राज्यसभा में किया जाता है। अब इन 233 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इनमें से 229 सदस्यों का 229 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों, स्टेट असेंबलीज के द्वारा। अब तक की बात कर रहा हूं, अभी आगे जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसके संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा हूं। और 4 ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली से 3 और 1 पुडुचेरी से। इन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है दिल्ली और पुडुचेरी नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो कुल अधिकतम सदस्य संख्या 250, अभी वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 245 में से 233 सदस्यों का निर्वाचन और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। और निर्वाचन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 4 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, जिसमें से दिल्ली से 3 और 1 पुडुचेरी से। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन राज्यसभा को लेकर। आगे और अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन जो अगली चर्चा करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।